सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग का घटना चक्र का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज चल रहा है, उसका अध्याय 17 जिसका नाम है रोग, बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, मलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण, बचाव और इलाज। इस चैप्टर को हम लोग आज उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है, तो पार्ट 2 कवर करेंगे। 3 पार्ट में कवर करने वाले थे। और फिर से बता दूं कि हम लोग जो है 95% कोर्स ख़त्म कर चुके हैं, 100% की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी ही जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 21 पे आते हैं। संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सा तकनीक अपनाई जाती है? HIV का संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सा तकनीक पाई जाती है? तो एक तो हम लोग जान चुके हैं, एलिसा टेस्ट वाला, ठीक है। एक के बारे में जानना है तो एलिसा तो कॉमन रख दिया है सब में, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है नॉर्दर्न टेस्ट, इम्यून ब्लड टेस्ट, साउदर्न ब्लड टेस्ट या वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। तो 21 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो 2 टेस्ट याद कर लिए गए HIV के लिए, वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा टेस्ट। HIV का पता लगाने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिसा टेस्ट किया जाता है। HIV का संक्रमण रक्त के अवतरण, असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, संक्रमित मां से शिशु को हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर रक्त जो है रक्त का ट्रांसफर हो जाता है किसी वजह से, नीडल की वजह से, या किसी को आप खून दे रहे हैं उसको पहले से HIV है और सुरक्षित यौन संबंध बन रहा है, संक्रमित माँ है, तो 66% चांस होता है कि जो गर्भनाल के थ्रू बच्चे को भोजन जा रहा है उसमें बच्चे को भी हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 22 पे आते हैं। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है, ठीक है। किसी भी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट की निरंतर उपस्थिति को क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी महामारी, स्थानिक महामारी या स्पोरोडिक। तो 22 का जो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि महामारी। सॉरी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रमण एजेंट के निरंतर उपस्थिति को महामारी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तो सिंपल सा प्रश्न रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 23 पे आते हैं। वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है, वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषितता में प्रसारित किया जाता है, उसे निम्न कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? भंडार, स्रोत, वाहक या अंतर्निहित संक्रमण। तो 23 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि स्रोत, ठीक है। व्यक्ति, जानवर, वस्तु, पदार्थ जिसमें संक्रामक एजेंट क्या होता है, जो गुजरता है या पोषित या में प्रसारित होता है, ठीक है, उसी में रहता है, कहने का मतलब। तो उसे क्या कहेंगे? स्रोत कहेंगे, ठीक है। तो वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण एजेंट गुजरता है या पोषित में प्रसारित किया जाता है, उसे स्रोत या सोर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 24 पे आते हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम में डैश को छोड़कर निम्नलिखित बीमारियां शामिल हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित कार्यक्रम में डैश को छोड़कर निम्नलिखित बीमारियां शामिल है। मलेरिया को छोड़कर या कुष्ठ रोग को छोड़कर, चिकनगुनिया को छोड़कर या जापानी इन्फ्लाइटिस को छोड़कर। 24 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग को छोड़कर बाकी जो है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम में शामिल है। मलेरिया भी शामिल है, चिकनगुनिया भी शामिल है और जापानी इन्फ्लाइटिस भी शामिल है। तो ऐसे प्रश्न देख लीजिएगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित कार्यक्रम में मुख्यतः मलेरिया है, चिकनगुनिया है, जापानी इन्फ्लाइटिस शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 25 पे आते हैं। कालाजार बुखार के काटने से फैलता है, ठीक है। कालाजार बुखार जो है किसके काटने से फैलता है? ड्रैगन फ्लाई,
टिसेंसी मक्खी या बड़ी मक्खी या ये सभी। तो 25 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि बड़ मक्खी। ठीक है, बड़ मक्खी बोलते हैं इसको, या बालू मक्खी बोलते हैं, सैंड फ्लाई बोलते हैं। कालाजार बुखार जो है बड़ मक्खी या बालू मक्खी सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न है कालाजार बुखार वाला, किसके काटने से होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, बहुत ही कॉमन टाइप के प्रश्न हैं सभी सारे। ठीक है, इनको याद रखना है कैसे भी। संदेश प्रसारित करने वाला व्यक्ति को निम्न कहा जाता है। जो संदेश प्रसारित करता है, ये तो संदेश वाले से हो जाएगा, जो हम लोग कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़े थे, संप्रेषण, उससे आ गया है। एनकोडर है, प्राप्तकर्ता है, डिकोडर है या विचारक है। तो 26 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि एनकोडर। जो संदेश को भेजता है उसे एनकोडर कहते हैं। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, एनकोडर कहा जाता है, जो संदेश को भेजता है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वैक्सीन वायल मॉनिटर के मुख्य उद्देश्य है। जो वैक्सीन वायल मॉनिटर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें, वैक्सीन के नुकसान को रोकना, सुनिश्चित करें कि गर्मी के क्षतिग्रस्त टीकों को प्रसारित किया जाना चाहिए, आसान प्रशासन। तो 27 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। तो जो वैक्सीन आयल मॉनिटर की मुख्य उद्देश्य यही होता है। देखिए, कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं, कुछ का मैक्सिमम जो गर्म धूप में रख दी जाए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी टेम्परेचर हाई होता है तो ख़राब हो जाते हैं वैसे वैक्सीन। ठीक है, तो उनको जो है रोका जाए, उनका प्रसारण न किया जाए, उनको जो है दूसरी जगह न भेजा जाए यूज करने के लिए, यही काम होता है वैक्सीन आयल मॉनिटर का। जो वैक्सीन आयल मॉनिटर का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यह सुनिश्चित करना कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रसारित नहीं किया जाए। क्वेश्चन संख्या 28 पे आते हैं। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले संकेत का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच का समय अंतराल को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये एक संक्रामक एजेंट है, ये इसके इन्फेक्शन में आ गया। तो अब से लेके जब तक इसमें जो सिम्टम्स आए, सिम्टम्स, ठीक है, कि आप जो है इससे क्या हो गए हैं, ग्रसित हो गए हैं, उसके बीच का समय, जब से मतलब कि हानिकारक एजेंट के संपर्क में आया है और जो उसमें पहला सिम्टम दिखे, उसके बीच के समय को क्या कहते हैं, यही प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो क्रमिक अंतराल कहते हैं, उष्मायन कहते हैं, अव्यक्त अवधि कहते हैं या संचारी अवधि कहते हैं। तो 28 का जो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि उष्मायन अवधि कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये प्रश्न हमको अच्छा लगा। ठीक है, आप भी थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण, इन्वेजन और रोग के प्रथम संकेत प्रकट होने पर वह रोग लक्षण सिम्टम के बीच का समय अंतराल को उष्मायन अवधि या इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो इनक्यूबेशन पीरियड या क्या कहते हैं, उष्मायन अवधि कहते हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 29 पे आते हैं। चिकनगुनिया वायरस लोगों में फैलता है। जो चिकनगुनिया वायरस होता है वो लोगों में किससे फैलता है, सुअर से फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है, चिकन से या पक्षियों से। तो 29 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि मच्छर के काटने से फैलता है ये। चिकनगुनिया वायरस जो है मच्छर के काटने से फैलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 30 पे आते हैं। हेपेटाइटिस डी संक्रमण तभी होता है जब व्यक्ति को डैश के लिए पॉजिटिव हो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ई। तो 30 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि हेपेटाइटिस बी। जब हेपेटाइटिस बी होगा तभी जो है चांस होता है कि हेपेटाइटिस डी का भी संक्रमण हो। हेपेटाइटिस बी किसको इन्फेक्ट करता है, तो वो लीवर को करता है, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस डी का संक्रमण तभी होता है जब व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी के लिए पॉजिटिव हो। अगर हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस डी होने के चांस बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 31 पे आते हैं। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु का उदाहरण कौन सा है। जो ग्राम निगेटिव जीवाणु का उदाहरण कौन सा है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, या विब्रो कलरी है, या स्टिफ्लोकस आरियस है। ठीक है, तो 31 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि विब्रियो कालेरी है।
ग्राम निगेटिव जीवाणु का उदाहरण। तो प्रश्नोगत विकल्पों में विब्रियो कॉलेरी जो है ग्राम निगेटिव जीवाणु का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 32 पे आते हैं। जील नील्सन तकनीक द्वारा किस स्थिति की पहचान की जाती है? ध्यान रखिएगा, जील नील्सन एक तकनीक है जो किसकी पहचान करती है? टाइफाइड करता है, क्षय रोग का, उपदंश का, या मलेरिया का। तो 32 का उत्तर हो जाएगा वो बी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग का जो है जील नील्सन तकनीकी क्या करता है? पहचान करता है। ऐसे प्रश्नों को आप एकदम रट जाइएगा 60 मिनट बना के। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न जो है ऐसे प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, इससे टीबी से आज भी वैश्विक स्तर पे बहुत लोग मर रहे हैं। तो कृपया करके इनके तकनीकों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये सब कॉमन प्रश्न है। जील नील्सन तकनीक द्वारा जो है क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की पहचान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 33 पे आते हैं। नोसोकोमियल संक्रमण कौन सा है? जो नोसोकोमियल संक्रमण है वो कौन सा है? घर से होने वाला संक्रमण है, अस्पताल में होने वाला संक्रमण है, जानवर से होने वाला संक्रमण, या मच्छर के काटने से होने वाला संक्रमण है? तो इसका तो मैं आपको उत्तर पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 33 का हो जाएगा बी यानी कि अस्पताल में होने वाला संक्रमण है। देखिए, जो अगर कोई व्यक्ति जाता है और उसको अस्पताल में संक्रमण हो जाता है वहाँ पर रहते रहते किसी चीज़ से, ठीक है, या वहाँ के वातावरण से, या वहाँ पे लोग जो उपस्थित हैं उनसे उनके संपर्क में आने से अगर संक्रमण हो जाता है तो उसे जो है नोसोकोमियल संक्रमण कहते हैं, ठीक है। अस्पताल में होने वाले संक्रमण को नोसोकोमियल संक्रमण कहते हैं। बहुत ही कॉमन टाइप का प्रश्न है और ये आने के प्रबल चांस हैं ऐसे प्रश्नों को, ध्यान रखिएगा। बहुरूपता यानी कि फिमॉर्फिज्म किस बीमारी को में देखी जा सकती है? तो रूबेला में, छोटी चेचक में, या टाइफाइड में बुखार में, या डेंगू बुखार में? तो बहुरूपता की किस बीमारी में देखी जा सकती है? फिनोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये देखी जा सकती है, बताइए। तो 34 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि छोटी चेचक में, ठीक है। तो छोटी चेचक या चिकन पॉक्स में, ठीक है, ये बीमारी बहुरूपता या फिनोमॉर्फिज्म देखी जाती है, ठीक है। देखिए, अच्छा, ये फियोमॉर्फिज्म ये है क्या, या बहुरूपता क्या है? तो जो छोटी चेचक होती है ना, छोटी चेचक, वो 10 साल से नीचे के बच्चों में होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है, बड़ों में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं होते हैं, लेकिन 10 वर्ष से नीचे के बच्चों में होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लाल जो शरीर पे चकते चकते धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं ना, फोड़े टाइप के, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, उन्हीं को कहते हैं फियोमॉर्फिज्म या बहुरूपता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उनको कहते हैं फियोमॉर्फिज्म रेसेस। वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 35 पे आते हैं। कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं? ठीक है, जो कौन सी कोशिकाएं हैं जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर, वायरस को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं? वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो शरीर में होती है? मैक्रोफेज है, टी कोशिका है, एमके कोशिका है, न्यूट्रोफिल है? तो 35 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि इनके कोशिका, ठीक है। इनके कोशिका यानी कि नेचुरल किलर सेल विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं, मतलब एक बार जो हो गया उसको फिर आपके शरीर में नहीं होने देंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 36 पे आते हैं। अस्पताल से होने वाला सर्वाधिक सामान्य संक्रमण से होता है, जो अस्पताल में आपको संक्रमण होता है, आप याद करिए कौन सा संक्रमण था आपको, ठीक है, नोसोकोमियल संक्रमण। क्या था? नोसोकोमियल संक्रमण। तो नोसो मतलब कि नाक से ही है, ठीक है। तो नाक से किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है, कि गुर्दे से संबंधित है, कि मूत्राशय से, या श्वसन प्रक्रिया से? तो 36 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि श्वसन प्रक्रिया। आप नोसोकोमियल संक्रमण पढ़ चुके हैं। नोसो मतलब कि नाक से होने संक्रमण, ठीक है। नोसोकोमियल संक्रमण जो है जो अस्पताल में होता ही होता है, उसी को कहते हैं। तो सामान्यतः जो है नाक से यानी कि श्वसन प्रणाली से होने वाला संक्रमण है। तो अस्पताल में होने वाला सर्वाधिक सामान्य संक्रमण जो है वो श्वसन प्रक्रिया से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कृतकों द्वारा संक्रमित होता है? जो विषाणु कृतक है द्वारा संक्रमित कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ए होता है विषाणु, पोलियो विषाणु, नालवाक विषाणु, या इबोला विषाणु? तो 37 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि इबोला विषाणु, ठीक है। जो इबोला विषाणु का प्रसार जो है कृतकों यानी कि रोडेंट द्वारा होता है, ठीक है। इबोला विषाणु का जो प्रसार होता है रोडेंट्स द्वारा होता है।
तो देखिए ये जो इसका प्रसाद होता है इबोला वायरस का, एक जो है जो फल चमगादड़ फल खाती हैं, अगर वो संक्रमित चमगादड़ फल खा ली है और वो कोई इंसान खाता है तो चांसेस हैं कि जो है उसको जो है इस वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न पे आते हैं, 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित है? ठीक है, वायु में ही फैलता है। हेपेटाइटिस ए है, खसरा है, हैजा है या टाइफाइड है? तो 38 का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि खसरा। ठीक है, खसरा यानी कि मीजल्स रूबेला वायरस के कारण होता है तथा प्रसार वायु द्वारा ही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भक्षाणु क्रिया फागोसिटिक क्रिया करता है? ठीक है, न्यूट्रोफिल है, इमोसिनोफिल्म है या पॉलीमार्फस या बेसोफिल है? तो 39 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि न्यूट्रोफिल। तो प्रश्नगत विकल्पों में न्यूट्रोफिल जो है भक्षाणु यानी कि फोगोसिटिक क्रिया करता है। देखिए ये जो न्यूट्रोफिल है ना, क्या है जो न्यूट्रोफिल है, ये फागोसाइटिक क्रिया करता है। इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई कार्बन पार्टिकल हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गई, डस्ट हो गया, अगर चला जाता है ब्लड में, तो उसको ये क्या करता है, इसको भक्षण कर लेता है, खा के पचा लेता है। ठीक है, ये है भक्षाणु क्रिया, फागोसाइटिक क्रिया, न्यूट्रोफिल। ये चैप्टर में पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल भी उसमें उस टाइप का एक क्या है, एक तरह से सेल्स है जो काम करता है ये। ठीक है, फागोसाइटिक क्रिया करने का। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। आपसे निवेदन है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए क्योंकि सब्सक्राइब करने का रेट बहुत ही घट गया है आप लोगों का, और थोड़ा सा शेयर भी करते रहिए, आपकी बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की। कौन सी बीमारी हवा के कणों द्वारा नहीं फैलता? कौन सी इसमें से बीमारी जो हवा के कणों द्वारा नहीं फैलता है? खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियोमाइलाइटिस है या क्षय रोग है? तो 40 है, उसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि पोलियोमाइलाइटिस। ये हवा के द्वारा नहीं फैलता है, बाकी जो है हवा के द्वारा फैलने के चांस होते हैं, खसरा का भी, चिकन पॉक्स का भी और क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का भी। तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, क्षय रोग हो गया, ये तीनों बीमारी जो है हवा के कणों में द्वारा फैल सकते हैं। ये पोलियोमाइलाइटिस अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। इसके विषाणु मुख से दूषित पानी या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। यह बीमारी बच्चों में अधिक होती है तथा इसमें तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाती है। क्या होती है इसमें? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है पोलियोमाइलाइटिस में, ये आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। खसरा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग जो है हवा के कणों द्वारा ही फैल जाते हैं। इसी के साथ सेशन को करते हैं समाप्त। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। नमस्कार, जय हिंद।